बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवराज होता है। उम्र यही करीब 21 साल होती है, जिसने +2 तक की पढ़ाई की थी और अब वो अपनी खेती बाड़ी कर रहा होता है। दोस्तों 2022 मई का वो महीना होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है। तभी वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ उसे आती हुई दिखाई देती है और उस भीड़ को देखकर वो वहीं पर उन लोगों को देखने लगता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 100 से 150 लोग थे जो एक नदी के किनारे जा रहे थे। वहाँ से उन्हें कलश में जल भरना था और ऐसा वाक्य देखकर वो वहीं पर थम जाता है और कुछ लड़कियां, कुछ लड़के जो शहरी टाइप के होते हैं वो वहां आकर उसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। इधर एक छोटा सा 11 साल का लड़का भी होता है, वो वहां पर पानी मांगता है और ये लड़का उसे पानी पिला देता है। दोस्तों जो यहाँ पर उस गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही दबंग होता है और जब उस लड़के के हाथ में इस लड़के की बोतल को देखता है तो एकदम से वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको पानी पिलाने की। दोस्तों उसके बाद देवराज को 2-4 तमाचे लगा देता है। वहीं पर एक लड़की होती है, ये पूरा दृश्य देख रही होती है। वो लड़की इस दृश्य को देखकर एक बार के लिए भावुक हो जाती है। लड़की का नाम अवंतिका होता है। दोस्तों जो पानी मांग रहा था वो लड़का, वो इसी लड़की का भाई होता है जिसका नाम चिराग होता है। उम्र यही करीब 11 साल होती है। अवंतिका को ये सब बुरा लगता है। वो मुंबई की रहने वाली तो होती है, लेकिन वो ऊंच नीच भेदभाव कभी भी किसी इंसान में नहीं करती थी, सबको एक ही समान समझती थी। और आज यहाँ पर जब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं तो अवंतिका वापस इस लड़के के पास जाती है और इससे कहने लगती है कि हमें माफ़ कर देना, यहाँ पर पता नहीं ये किस तरह के लोग हैं, इन्हें ऐसा आपके साथ में नहीं करना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर देवराज कहता है कोई बात नहीं, जो हो गया मैं उसे भूल चुका हूँ। उसके बाद अवंतिका अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़कर वो फिर कर यानी घूम घूम कर देवराज को देख रही थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी व्यक्ति को इस तरह से खेतों में काम करते हुए देखा था। वो मुंबई की रहने वाली थी, उसे नहीं पता था कि खेतों में कैसे काम होता है। दोस्तों अब ये नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। इस लड़के को भी लगता है कि यार तू आज नहाया नहीं है, तू भी जाके नदी में स्नान कर ले। इधर जो और 100 से 150 लोग होते हैं वो यहाँ पर नदी में स्नान करने लगते हैं। जो ये 11 साल का बच्चा होता है चिराग, ये भी स्नान करने लगता है और ये पानी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इधर देवराज ये पूरा वाक्य दूसरे किनारे से देख रहा था और जब उसे लगता है कि ये लड़का डूबने की कगार पर है, वो लड़का चीख भी रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर डीजे की आवाज़ बहुत ही तेज़ी के साथ चल रही थी। और फिर देवराज तैरकर वहाँ आ जाता है और इस लड़के चिराग को बचा लेता है, बचाकर उसे बाहर निकालता है। और जब लोग बाग देखते हैं तो यहाँ पर लोग बाग अचंबा करने लगते हैं कि तुम तो ऐसे नहा रहे थे, ये बच्चा डूब जाता तो आज क्या होता। दोस्तों उसके बाद ये सभी के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो देवराज होता है रात को सोता है, अगले दिन सुबह वो फिर अपने खेतों पर आ जाता है। इधर जो अवंतिका होती है वो भी अब अपने मन में विचार करने लगती है कि यार वो कितना भला लड़का था, उसने मेरे भाई को बचा दिया, नहीं तो आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अब अवंतिका वहाँ से एक स्कूटी उठाती है, स्कूटी लेकर सीधे देवराज के पास पहुँच जाती है। देवराज को इशारे से बुलाया जाता है, पेड़ के नीचे ये स्कूटी खड़ी करती है। देवराज भी वहाँ पर पहुँच जाता है। देवराज से ये लड़की कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर कल आप नहीं होते तो शायद हमारा भाई नहीं जीवित रहता, और भाई जीवित नहीं रहता तो शायद हम लोग भी जीवित नहीं रहते। हम 4 बहनों के बाद ये हमारा भाई पैदा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देवराज कहता है कि सब परमात्मा की करनी थी और मैं ये सब दूर से देख रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैं तैर कर वहाँ आ जाता हूँ और आपके भाई को बचा लेता हूँ। अब यहाँ पर जो अवंतिका होती है अपने साथ कुछ चिप्स पेप्सी लेकर आई थी, 2 गिलास लेकर आई थी। अब यहाँ पर उस लड़के को पेप्सी देती है, चिप्स देती है और वहीं बैठकर खाने लगती है। उसके जीवन के बारे में पूछने लगती है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तो ये लड़का कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, +2 मैंने की है। फिर यहाँ पर अवंतिका उससे पूछने लगती है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो ये लड़का कहने लगता है कि
जिस दिन मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था उसी दिन मेरे पिता की तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरी एक बहन भी है, उसकी शादी नवंबर के महीने में ही है। इसलिए अब मुझे कमाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी अब कामकाज नहीं कर सकते, वो पैरालाइज हो जाते हैं और पैरालाइज होने के बाद वो अब चारपाई पर है। अब मुझे सारा घर का कामकाज देखना है, मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है। दोस्तों यहाँ पर अवंतिका उससे कहने लगती है कि तुम कभी मुंबई भी आओ, मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे काम मिलते हैं, वहाँ पर अच्छा पैसा मिल जाता है। तो वो अवंतिका से यही कहता है कि मैं तब आऊँगा जब मैं अपनी बहन की शादी कर लूँगा। दोस्तों अवंतिका अपने साथ एक पर्स भी लेकर आई थी और वो पर्स यहाँ पर इस लड़के को दे देती है और इससे कहती है कि ये पर्स आपके लिए गिफ्ट है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का उस पर्स को ले लेता है। अब लड़के के मन में भी कुछ और ही चलने लगता है, उसे भी लगने लगता है कि शायद ये लड़की तुझे पसंद करने लगती है। अब ये लड़की इससे कहकर जाती है कि मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर हूँ और दोनों दिन मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी, आप मुझे कहाँ पर मिलोगे? तो ये लड़का कहता है कि मुझे मिलना कहाँ है, मेरा तो ठिकाना एक ही है, मैं तो खेतों पर ही मिलूँगा। दोस्तों अब ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अगला दिन आता है तो अगले दिन वो लड़की नहीं आती। दोपहर तक इंतजार ये लड़का करता है, शाम इसे खेतों पर ही हो जाती है लेकिन वो लड़की नहीं आती। ये सोचता है कि शायद उसे कोई काम लग गया होगा, कल आएगी। अगला दिन जैसे ही आता है फिर यहाँ पर ये लड़का उसका इंतजार करता है लेकिन ये लड़की फिर भी नहीं आती। दोस्तों अब ये लड़का मन ही मन सोचता है कि शायद वो चली गई होगी इसलिए नहीं आई, लेकिन उससे मिलने के लिए तो तुझे मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई तू जब जा सकता है जब तेरी बहन की शादी हो जाएगी। दोस्तों फिर यहाँ पर वो डेट भी आ जाती है जब बहन की शादी रखी गई थी। बहन की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद अब ये लड़का अपने माता पिता से कहकर जाता है कि मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर ये अपने मौसा के पास मुंबई चला जाता है। जो मौसा होते हैं वो टेक्सटाइल की कंपनी में बड़े ऑफिसर होते हैं। यहाँ पर इस लड़के को भी अच्छी नौकरी पर लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करता है और ये भी वहाँ पर मैनेजर बन जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता रहता। ये हर संडे को कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाता और इसे लगता कि शायद वो लड़की तुझे कहीं ना कहीं घूमती हुई मिल जाए, क्योंकि उस लड़की को भी घूमने का बड़ा शौक था। दोस्तों ऐसे ही अब धीरे धीरे करके 2022 से चलते हुए 2025 आ जाता है, यानी कि 3 साल इसी तरह से बीत जाते हैं और 2025 में एक दिन का वाक़या होता है जब ये देवराज एक जगह खड़ा होता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चों की टूर के एक टोली आती है और उस टोली में जब एक लड़के को देखता है तो बस ये देखता ही रह जाता है। कोई और नहीं होता, वो लड़का चिराग होता है जो अवंतिका का भाई था, जिसको इस देवराज ने पानी में डूबने से बचाया था। चिराग एकदम से इस देवराज को देखते ही पहचान जाता है और भागकर देवराज के पास आता है और कहने लगता है कि आपको मेरी दीदी बहुत याद करती है, आपने उनके पास कभी फ़ोन भी नहीं किया। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास फ़ोन ही कहाँ था जो मैं उसको फ़ोन करता। दोस्तों अब यहाँ पर देवराज से वो चिराग नंबर ले लेता और कहता है कि आप मुझे नंबर दे दीजिए, हम आपसे बातें करेंगे। दोस्तों उसके बाद वो लड़का चला जाता है। ये देवराज इस चिराग को कुछ खाने पीने के लिए 100-200 रुपये भी दे देता है और फिर चिराग अपने घर पर पहुंचता है, अपनी दीदी को पूरा वाक़या बताता है। इधर जो देवराज है उसे ये भी बताकर जाता है कि दीदी की शादी हो गई है। दोस्तों शादी का नाम सुनते ही देवराज के तो मानो सब कुछ छिन चुका है। उसे लगने लगता है कि यार तू जिसके लिए मुंबई आया है उसकी शादी हो गई, अब तू क्या ही करेगा। अब वो यहाँ पर कुछ नहीं करता, पूरे दिन परेशान रहता है और रात को करीब 9:30 बजे का वक्त रहा होगा जब उसके फ़ोन की घंटी बजती है। दोस्तों जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो सामने से एक महिला की आवाज़ आती है। उस महिला की आवाज़ को सुनते ही वो एक बार के लिए पहचान जाता है कि आप क्या अवंतिका बोल रही हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं अवंतिका बोल रही हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर इनकी काफ़ी सारी बातें होती हैं, काफ़ी सारी इस तरह की बातें होती हैं। अवंतिका कहती है कि तुमने मुझे कभी फ़ोन क्यों नहीं किया? तो ये लड़का कहने लगता है कि मैं तुमको फ़ोन कैसे करता, मेरे पास तुम्हारा नंबर ही कहाँ था, तुम तो मुझसे मिले ही चली आई। अवंतिका कहती है कि मैंने जो तुमको पर्स दिया था उस पर्स के अंदर मेरा नंबर छुपा हुआ था, आपने वो नंबर देखा ही नहीं। दोस्तों पर्स इसके साथ ही था, वो पर्स को बिल्कुल सजो कर रखता था और जब पर्स को खोल कर देखता है तो उसमें वाकई में ही एक नंबर लिखा था। अब यहाँ पर इस लड़के को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, कहने लगता है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैंने वो पर्स देखा ही नहीं, मैं तो उसको बस सजा कर रखता था,
बस मैं तो उसको ये रखता था कि ये मेरी जो मिलने वाली लड़की है उसके यादों के सहारे में इसे रखता था। दोस्तों इसी तरह से अब यहाँ पर इनकी बातचीतें होती हैं और फिर अवंतिका उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले दिन ये दोनों के दोनों एक पार्क में मिलते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं अपने जीवन के बारे में। क्या तुम्हारे जीवन में चल रहा है, क्या बहन की शादी हुई, क्या और आगे चल रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं। और होने के बाद यहाँ पर अवंतिका बहुत ज़्यादा अफसोस करती है, इधर ये लड़का भी बहुत ज़्यादा अफसोस करता है क्योंकि फ़िलहाल अवंतिका की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ बड़े आराम से है। इधर जो ये लड़का होता है देवराज, वो अवंतिका को यही कहता है कि बस मैं अब आपको क्या ही बताऊं, मैंने तो इसलिए शादी भी नहीं की कि मुझे एक ना एक दिन आप ज़रूर मिल जाओगी। अब यहाँ पर अवंतिका को भी पछतावा हो रहा है। वो कह रही है कि मैंने भी तुम्हारा इंतज़ार बहुत किया, लेकिन तुम ना तो कभी आए, ना ही तुम्हारा कोई फ़ोन मेरे पास में आया। दोस्तों अब अवंतिका अपने घर पर चली जाती है, हर बार अपने आप को कोस रहा है और यही कह रहा है कि अगर मैं टाइम रहते उस पर्स को खोल कर देख लेता तो उसके अंदर जो नंबर छुपा हुआ था उस नंबर पर मैं बातें कर लेता और आज अवंतिका मेरी होती। इतना क्रम से हमें सीखने की भी ज़रूरत है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, दिलो जान से उसे चाहते हो, तो उसमें देरी ना करें और टाइम रहते ही उसे अपने प्यार के बारे में बता दें, नहीं तो फिर आपको भी पछताना रह ही जाएगा। जैसे यहाँ पर अब इस देवराज को पछताना रह गया है और वो बस पछता ही रहा है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर देवराज अपने कामकाज को तो करने लगा है। इन दोनों की फिलहाल बहुत अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बस अब दूर का ही प्यार कर रहे हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ अब नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रघुवीर तेबतिया का आता है। वो लिखते हैं कि हम आपकी कहानियों को हर दिन देखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं। रघुवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो हर दिन की तरह हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आपकी कहानी हमें हर रोज़ अच्छी लगती हैं, इसलिए सबसे पहले आकर हम कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मेजर मिश्रा जी का कमेंट आता है। कुमार केसी जी हमें जय श्री राम जय शंभू लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल का कमेंट आता है, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश नागरे जी बहुत ही शानदार कहानी है, सुनकर दिल खुश हो गया, किसी की बिखरी जिंदगी अच्छे से समर गई, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी सुपर से ऊपर लिखते हैं, मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। रतनलाल जी हमें ये भी पूछ रहे हैं कि आप लाइव कब आते हो जी। भाई साहब मैं अभी फ़िलहाल लाइव नहीं आ रहा और जैसे ही मैं लाइव स्टार्ट करूँगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों उसके बाद राम गोसाई जी सही जानकारी दी लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देहे जी कमेंट करते हैं, रविंद्र बहादुरिया जी कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। उसके बाद जो कमेंट आता है राम निहोर यादव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, राधे राधे। सुरेंद्र शर्मा जी गुड लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंह जी ट्रू स्पीकिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है दिग्विजय सिंह, वार शुड बी स्टॉप फॉर द सेक ऑफ जर्नल पब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमल सिंह जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में दीपाली का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली कमेंट करने के लिए। और उसके बाद में जो कमेंट आता है अनवर हुसैन का आता है, आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रसाद जी का कमेंट आता है। देशराज यादव जी कमेंट करते हैं जो रायबरेली के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मूलचंद मिश्रा जी कमेंट करते हैं, ओम जी कमेंट करते हैं, सतीश शर्मा जी का कमेंट आता है, निर्जल ठाकुर का कमेंट आता है, रघुवीर सिंह नेगी जी भी कमेंट करते हैं, नज़ीर खान जी कमेंट करते हैं आगे बढ़ते रहो, अच्छी कहानी लिख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लखविंदर मोरके जी का कमेंट आता है, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में तपेंद्र कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, तैप्त केवंत जी हमें कमेंट करते हैं, आपको भी नवरात्रों की शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है, नज़ीर खान जी भी हमें कमेंट करते हैं,
उसके बाद अरुण कुमार गुप्ता जी का कमेंट आता है, अजय ठाकुर जी जय श्री कृष्णा, बिल्कुल सही हुआ, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, इंसान को कुछ ना कुछ सीख कर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित श्री संतोष भट्टाचार्य जी, बहुत अच्छा किया मैडम ने, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है गुरप्रीत सिंह का आता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट है रघुवीर सिंह नेगी जी का कमेंट आता है, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।